हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। बच्चों, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी थी, बहुत डिमांड थी कि सर आप थ्योरी क्लास पढ़ा दीजिए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी थ्योरी क्लास। और ये हमारी थ्योरी क्लास की पहली क्लास होगी जो दरोगा भर्ती, जूनियर असिस्टेंट भर्ती, लेखपाल भर्ती, आगामी वीडियो भर्ती, या आप ऐसे कह लीजिए कि जहां जहां पर भी हिंदी आती होगी उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। ठीक है बच्चों, आप इसको मैक्सिमम शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाएंगे कि थ्योरी क्लासेस भी अब मिलनी शुरू हो गई हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे धैर्य बना करके। चलिए देखते हैं आज की हम लोग क्लास अपनी। तो जैसा कि आपको आराम से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा होगा कि आज हम लोग जिस विषय को पढ़ने वाले हैं हिंदी, और उसमें हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो बच्चों क्या होगा, संज्ञा। संज्ञा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और कोशिश ये की जाएगी कि ठीक ठाक तरीके से चीजें चलें और आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराई जाए। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग। तो पहली ही क्लास में हम लोग पहले ही दिन में देखेंगे जो मूलतः छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, तैयारी पहले से कर रहे हैं, बाद से कर रहे हैं, उन सब के लिए पहली बात हमारी क्या है यहाँ पर, परिभाषा। सबसे पहली जरूरी बात ये होती है कि किसी भी टॉपिक को अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूरी परिभाषा पता होनी चाहिए। जब आप बहुत छोटे से पढ़ करके आते हैं, बचपन से पढ़ के आते हैं, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 या उसके भी नीचे, तो आमतौर पे वहां बता दिया जाता है किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन वहां से सारी बात कंप्लीट नहीं हो पाती है। जैसे ही आप बड़ी परीक्षाओं में जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में जाते हैं, वहां पर सवालों का जो क्रम होता है, जो तरीका होता है, वो उतना ज्यादा इजी वे में नहीं होता है, फिर आपसे गलतियां होती हैं। तो आज के लेक्चर के बाद में आज के बाद में आपकी सारी पीड़ाएं, सारे कष्ट, सारी परेशानियां इस संज्ञा वाले चैप्टर की समाप्त करने का प्रयास रहेगा। तो परिभाषा देखेंगे कि संसार में किसी भी वस्तु का नाम, व्यक्ति के नाम, स्थान का नाम, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी भाव का नाम, प्राणी का नाम, उसके गुणधर्म, पदार्थ के जो विशेष नाम दिया जाता है उसे संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये कह रहे हैं कि संसार में कोई भी चीज जिसको हम कोई भी नाम दे देंगे वो हमारी संज्ञा कहलाएगी। ठीक है, जैसे ये हमारी नाक है, अगर इसको हमने नाम दे दिया है नाक, तो नाक जो नाम दिया गया यही हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। जैसे जब आपने जन्म लिया उसके कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद आपके परिवार वालों ने आपको एक पार्टिकुलर नाम से पुकारा और वो नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा। स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, इस पूरे संसार में, इस पूरी धरती पर जिस भी चीज का, जिस भी वस्तु का कुछ भी नाम दे दिया जाएगा वो सब संज्ञा कहलाएगी। एक चीज जो बहुत बड़ी नजर आ रही है यहाँ पर, जैसे अगर आप देखोगे किसी भी वस्तु का नाम, तो वस्तु आपकी क्या हो सकती है जिससे हम लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसको कह देंगे, ठीक, कलम, तो कलम हमारी वस्तु है और यह संज्ञा कहलाएगी। आप जैसे एक व्यक्ति हैं, जैसे मान के चलिए आपका नाम हमने रख दिया है रमेश, तो रमेश आपका व्यक्ति है लेकिन वो व्यक्ति के रूप में क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। स्थान की जब आप बात करोगे तो स्थान की जगह पे मान के चलिए जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी आपने क्या ले लिया, लखनऊ, तो लखनऊ आपकी क्या हो जाएगी, राजधानी, और यही राजधानी आपकी क्या कहलाएगी, संज्ञा। आगे की बात आप देखोगे किसी प्राणी का नाम, अभी हम बात आपसे कर रहे हैं कि पूरे संसार में कोई भी प्राणी होगा वो सब संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। प्राणी कोई हो, कोई प्राणी, जैसे अगर प्राणी के लिए यहां पर हम क्या ले लें, यहां पर हम गाय ले लें, ये भी प्राणी है, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, संज्ञा। अगली बात है कि हम उसके गुणधर्म की बात करने लग जाएं, या और ही इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, वो आपका क्या कहलाएगा, भाव। भाव क्या होते हैं, जैसे अगर आपसे ये कह दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि दर्द, तो अगर हम दो परिभाषाएं जो हमारी पुरानी थी, किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो क्या दर्द हमारा कोई व्यक्ति है, आप कहेंगे सर दर्द व्यक्ति नहीं है। फिर आपसे कहा जाएगा कि आप बताइए कि क्या दर्द हमारा कोई वस्तु है, नहीं है।
फिर कोई कह देगा कि क्या दर्द कोई स्थान है, तो दर्द हमारा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि दर्द में आप सिचुएशन बता सकते हो कि दर्द यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते हो कि दर्द क्या है। तो दर्द क्या है, संज्ञा है, लेकिन किस रूप में वो आ रही है, भाव के रूप में। जो आप प्राइमरी रूप से पहले प्राथमिक रूप से पढ़ करके आते हैं कि किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर आपने ये वाला शब्द छोड़ दिया बच्चों, फिर एक बार बता रहे हैं, अगर आपके मन से ये बात निकल गई कि हम जो भाव हैं, भाव को भी क्या कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं, ये जो आपका भाव है, अगर आपने भाव शब्द भूल गए तो तय मान लीजिए कि सवाल गलत होने वाला। जैसे अगर हम आपसे ये कह दें दुख, तो जैसे ही आप दुख कहोगे तो आप चले जाओगे पुरानी परिभाषा। क्या दुख आपकी वस्तु है? कोई वस्तु नहीं। क्या दुख आपका स्थान है? क्या दुख आपका व्यक्ति है? नहीं। आप कहोगे ये आपका एक इमोशन है, ये आपका एक भाव है। वो दुख का भाव, सुख का भाव, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको परिभाषा बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, नोट्स बना लेने हैं बच्चों, कि संसार में किसी वस्तु, जब हम ये करें किसी वस्तु, इस पर भी ध्यान रखेंगे, संसार में किसी भी वस्तु को जो भी नाम आप दे दोगे वो संज्ञा कहलाएगी। जैसे आपका शरीर, आपके शरीर, आपके बॉडी में हजारों संज्ञाएं हो सकती हैं। नाक अलग संज्ञा, कान अलग संज्ञा है, दांत अलग संज्ञा है, बाल अलग संज्ञा है, हाथ अलग संज्ञा है, पैर अलग संज्ञा है। लाखों संज्ञाओं का एक तरीके से पुलिंदा है आप, पूरी तरीके से जो नाम दे दोगे वही संज्ञा है। उम्मीद है कि इतनी बात आपको परिभाषा से समझ में आई होगी। आगे हम लोग बच्चों देखेंगे, आगे ये क्या लिखा है, नोट। जब नोट लिखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। हम दूसरी तरीके से कहना चाहते हैं कि संसार में जो कुछ भी या तो आपको दिखाई देता है और या आपको सुनाई पड़ता है, उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। याद रखिएगा बच्चों, जो भी दिखाई देता है आपकी खुली आंखों से, आप अपने कमरे में, आप अपने रूम में, आप अपने घर में, आप अपने पड़ोस में, जिधर नजर दौड़ाएंगे जो कुछ भी दिख जाएगा वो एवरीथिंग संज्ञा है, सब कुछ संज्ञा। आप ऐसे समझ लीजिए। इसीलिए हमने एक शब्द लिखवा रखा है और आपने देखा होगा कि संज्ञा कह सकते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई चीज घूमती हुई दिख जाएगी तो वो क्रिया हो सकती है, लेकिन समझने के लिए कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देगा, आप अपने रूम में देखेंगे आपको एसी दिख जाएगी, आपको पंखा दिख जाएगा, आपकी अपनी किताबें दिख जाएंगी, आपको अपना पेन दिख जाएगा, आपको अपने पढ़ाई की सामग्री दिख जाएंगी, आपको अपने खाने पीने के बर्तन दिख जाएंगे। ये जो कुछ भी दिखा वो सब संज्ञा है। दूसरा हमने आपको बताया गया कि जो सुनाई देता है, कई बार आपको किसी के नाम सुनाई पड़ते हैं। जैसे कोई किसी को पुकारे कि राधा कहाँ हो, तो जैसे उसने कहा राधा तो आपके कान में बात पड़ी, तो वो संज्ञा आपने सुना। बुलाया जा रहा वो क्रिया है, लेकिन जो साउंड हुआ, जिस नाम का साउंड हुआ, जिसकी तरफ आप आकर्षित हुए, जिसकी तरफ आपका ध्यान गया कि इस नाम की आवाज आई, वो नाम पार्टिकुलर क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो ये चीज आपको याद रखनी है विशेष नोट में। तो उम्मीद करते हैं कि परिभाषा आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली होगी। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, परिभाषा से थोड़ा सा आगे चलेंगे, और ये थ्योरी क्लास है, आज से आपको प्रॉपर थ्योरी क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए बच्चों, आगे क्या लिखा है कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, इनमें विद्वान हमारे क्या कहते हैं, इनको देखेंगे। लिखा है बच्चों, संज्ञा के प्रकार को लेकर हिंदी के विद्वान एक मत नहीं है। ये बात आप देख लेंगे कि हिंदी के जो व्याकरण हैं, जो विद्वान हैं, वो पूरी तरीके से एक मत नहीं है। इसका तात्पर्य सीधा सा ये है कि यहां पर क्या करेंगे, कुछ विद्वान हमारे ऐसे हैं कि उनकी संज्ञा के प्रकारों की संख्या अलग होगी, और जो दूसरे विद्वान होंगे उनकी संज्ञा की प्रकारों की संख्या बच्चों क्या होगी, अलग होगी। क्या कहते हैं ये विद्वान, बढ़ते हैं आगे। लिखा है अंग्रेजी के आधार पर। किसके आधार पर बच्चों, अंग्रेजी के आधार पर संज्ञा के वो 5 प्रकार बताते हैं। याद रखिएगा कि कितने प्रकार बता रहे हैं, 5, और मानते हैं जो इस प्रकार है। अगर कोई कह देगा कि अंग्रेजी के आधार पर विद्वानों ने जो संज्ञा के प्रकार बताए हैं उनकी संज्ञा कितनी है, तो आप बता दोगे कि सर उनकी संख्या 5 है। और वो 5 होते क्या हैं, 5 हैं क्या, ये आपको देखना है। देखते हैं बच्चों। पहला उन्होंने कहा है कि पहला हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा बच्चों होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा उन लोगों ने नाम दे रखा है भाववाचक संज्ञा,
और चौथा बच्चों हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा और अंतिम हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहां तक आपको समझ में आई होगी कि परिभाषा कंप्लीटली, इस संसार में जो कुछ है, सीधी सी बात, धरती पे जो कुछ भी है वो सब संज्ञा, जिसको आप नाम दे देंगे। ये परिभाषा अगर आपने याद कर ली तो तय मान लीजिए सेकंड लगेंगे और आपका उत्तर ठीक होगा और आप अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ जाएंगे अन्य लोगों से। जब आप व्यक्ति, वस्तु, स्थान रट करके जाते हैं तो कई बार वो इमोशंस दे देता है, कई बार भाववाचक संज्ञाएं दे देता है, तो फिर आप गलती कर देते हैं। आगे सेकंड बात आपने क्या सीखी कि संज्ञा के कितने प्रकार होंगे। तो विद्वान एक मत नहीं है, लेकिन वो एक मत अगर अंग्रेजी के आधार पर पूछा जाएगा बच्चों, तो आप बता दोगे संज्ञा के 5 प्रकार। पांचों के नाम आपने जान लिए हैं। नाम एक बार और आपको बता दिए जाएं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है बच्चों, मान लिया जाए यहां तक समझ में आया है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग जैसे ही बढ़ेंगे बच्चों, लिखा है लेकिन मूल रूप से संज्ञा के 3 ही प्रकार हैं। आप याद रखिएगा, आगे आपको पहले बताया जा चुका है कि अगर अंग्रेजी के आधार पर पूछेगा तो आप बताओगे कि अंग्रेजी के आधार पर 5 संज्ञाएं। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर वो कह देगा कि मूल रूप से बताओ, ये आपको बताना है मूल रूप से। मूल रूप बच्चों क्या होता है कि जैसे किसी का एक घर है, उस घर में दादाजी रहते हैं तो वो मूल घर है, लेकिन उस दादाजी के बाद में पिताजी हुए, पिताजी के बाद आप हुए, आपके बाद में आपके बच्चे हुए, और एक घर से 10 घर बन गए। अब वो मूल नहीं बचा, मूल वही घर था जो दादा का घर था। ऐसे ही मूल पे जाएंगे तो मूल इन्होंने बताया है कि मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं भैया, 3। आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, एक एक शब्द को 10-10 बार सुनना पड़े तो सुन लेंगे, लेकिन एको बार सुनना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में तैयार हो जाएगा। 10 बार तक आपको प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ेगी, लेकिन एक बार अगर संज्ञा पढ़ लिया फिर इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा प्रयास रहेगा हमारा। और पेपर और चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद तुरंत एमसीक्यू मिलेंगे आपको संज्ञा के ऊपर। देखते हैं, पहला इन्होंने कहा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी मूल रूप से, दूसरा इन्होंने कहा जातिवाचक संज्ञा होगी, और तीसरा इन्होंने बच्चों बताया भाववाचक संज्ञा होगी। संज्ञा कितने प्रकार की होंगी, मूल रूप से 3। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक, दूसरा हो जाएगा जातिवाचक, और तीसरा हो जाएगा भाववाचक। आगे इन्होंने इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा जोड़ दी है। वो एक्स्ट्रा बच्चों क्या जुड़ी हुई है कि जो हमारी 2 संज्ञाएं बच गई मूल के अलावा, क्योंकि टोटल हम पढ़ करके बच्चों कितना है 5, और 5 में से इन्होंने बात बताई है कि 3 तो ये हो गई मूल रूप से, लेकिन 2 हमारी कहां चली गई, तो 2 गई कहीं नहीं। ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसी के 2 प्रकार हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये किसके पार्ट हैं आप बता दोगे, जातिवाचक संज्ञा के। जैसे जैसे आप वीडियो बीच में स्किप नहीं करेंगे, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो अभी इनको बहुत अच्छे से डीप में जाके बताया जाएगा। मुख्य रूप से एक बार बच्चों फिर हम चलेंगे। पहला संज्ञा के प्रकार हैं 5 अंग्रेजी के आधार पर, मूल आधार पर हैं 3 में से जो जातिवाचक संज्ञा है उसके हमने कर दिए फर्दर 2 पार्ट 2 हिस्से। एक हमने बांटा समूहवाचक में और अगला बांटा द्रव्यवाचक में। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। संज्ञा की परिभाषा, धरती पर कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नाम, भाव, गुण, धर्म, ये सब संज्ञा। ये भूल जाओ तो आप एक शब्द में कहेंगे इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जिस भी चीज का जो भी नाम दे दिया जाता है वो दिया गया नाम आपका क्या कहलाएगा, संज्ञा। दूसरी आपने चीज जानी है कि संज्ञा के बारे में विद्वान एकमत नहीं है, और वो जो संज्ञा के प्रकार हैं उन्होंने बताया है कि अंग्रेजी के आधार पर 5 प्रकार होंगे। फिर आप फर्दर 2 कदम आगे चलते हैं तो आपको बताया गया कि उन 2 प्रकारों में मूल रूप से अगर संज्ञा पूछी जाएगी तो 3 प्रकार होंगे, और उन 3 प्रकारों की जब बात होगी तो उन 3 प्रकारों में आपको बताया गया कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और इनमें भी जो जातिवाचक है उसके भी कितने पार्ट हो जाएंगे बच्चों, उसके भी पार्ट हो जाएंगे कितने, 2। कौन कौन से, एक समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। ठीक है, आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। यहां तक खुली समझ में आया होगा। फिर आगे है नोट, लिखा गया नोट, एक के अंदर एक नोट, एक के अंदर जबरदस्त नोट, है ना। आगे लिखा है वस्तु की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से या धर्म की दृष्टि से। याद रखिएगा, पहला शब्द मिला है वस्तु की दृष्टि से, और दूसरा बच्चों क्या मिला है, धर्म की दृष्टि से। ये हो गया वस्तु और ये हो गया धर्म की दृष्टि से
या फिर दृश्य और या अदृश्य। दृश्य का मतलब बच्चों जो दिखाई पड़े, अदृश्य का बच्चों मतलब है जो दिखाई ना पड़े, लेकिन वो धरती पे चीज हो बस दिखे ना। आगे, मूर्त या अमूर्त की दृष्टि से संज्ञा के मात्र दो ही प्रकार हैं। अब बच्चों आया मजा। मजा ये आया कि पहले आपने देखा कि अंग्रेजी के आधार पर कितने प्रकार हैं, एक बार बताते चले, नहीं भूल जाओगे आप लोग। अंग्रेजी के आधार पर आप याद रखेंगे, अंग्रेजी के विद्वानों के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार हैं बच्चों? 5। फिर दूसरा उन्होंने पूछा है कि मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो आप बता दोगे मूल रूप से सर हैं कितने? 3। फिर पूछ लेगा कि वस्तु, धर्म, दृश्य, अदृश्य, मूर्त, ये लिखा बच्चों मूर्त, और क्या लिखा है बच्चों? अमूर्त की दृष्टि से। 4 आपके और शब्दावली आ गई, 4 आपकी चीजें नई बढ़ गई। कौन सी? कि अगर वस्तु के नाम पर, अगर वो धर्म के नाम पर, अगर वो दृश्य के नाम पर, अगर वो अदृश्य के नाम पर, अगर वो मूर्त के नाम पर, और अगर वो अमूर्त के नाम पर। मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई पड़े, अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई ना पड़े, दृश्य का मतलब होता है जो सामने दिखाई पड़े, अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई ना पड़े। इनके आधार पर अगर संज्ञा के प्रकार पूछ लेगा तो आप बता दोगे सर इनके आधार पर संज्ञा के आपके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार। यहां तक कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपके समझ में आई होगी कि ये आपका महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखेंगे कि ये महत्वपूर्ण चीज है कि इस आधार पे याद रखेंगे। तो उम्मीद है यहां तक, इस स्लाइड तक, यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई होगी, बहुत प्यार से समझ में आई होगी। आगे चलते हैं बच्चों। अगला हमारा क्या है कि जैसे, उसी का एग्जाम्पल दिया गया है। ये हमने कहा था वस्तु के आधार पर, और इधर हमने बच्चों क्या बताया था? धर्म के आधार पर। संज्ञाओं के टाइप कितने बता दिए गए थे कि सर ये 2 प्रकार के होंगे। अगर वस्तु के आधार पर और धर्म के आधार पर पूछेगा तो आपने बहुत अच्छे से बच्चों तैयार किया है कि सर ये कितने प्रकार की होंगी? 2 प्रकार की। तो 2 प्रकार में बच्चों चलेंगे। पहला इन्होंने कहा कि दृश्य या मूर्त संज्ञाएं, ये पहला स्टेप इनका। और दूसरा इन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर, इधर आप देख लेंगे कि ये दूसरा पार्ट हो गया, पहला इधर, ये कहलाएंगे अदृश्य और अमूर्त। ठीक है बच्चों, यहां देखेंगे कि वस्तु के आधार पर ये संज्ञाएं आएंगी दृश्य मूर्त संज्ञाएं। ठीक है, इसमें क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक। बहुत जबरदस्त तरीके से सवाल एग्जामिनर पूछेगा कि आप बता दीजिए कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कैसी संज्ञा है। ये जो पहला पूछा जा रहा बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी संज्ञा है, विकल्प क्या दे देगा? मूर्त है या अमूर्त है। ठीक है, तो आप टिक करोगे कि सर ये मूर्त संज्ञा है। दूसरा वो पूछ लेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये अदृश्य है कि ये दृश्य है, तो आप टिक कर दोगे कि सर ये दृश्य है। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत सुकून से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बच्चों पूछ लेगा कि कौन सी काल्पनिक संज्ञा है, या इधर पूछ लेगा आपके लिए एक नया शब्द, ये नया शब्द हो जाएगा वास्तविक। तो आप टिक कर दोगे। इस आधार पे जब सवाल बनाएगा दरोगा भर्ती में या लेखपाल भर्ती में या जूनियर असिस्टेंट में, तो आपको लगेगा कि हाँ हम कहीं से सीख के आए हैं। ऐसे सवाल आपको हिला के रख देंगे कि आपसे पूछेगा कि भाई आप बताइए कि वास्तविक संज्ञाएं कितनी। तो वास्तविक संज्ञाओं की संख्या देखो बच्चों, 1 2 3 4, मतलब ऐसे 1 2 3 4, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अगर वो पूछ लेगा आदर्श बताइए, अमूर्त बताइए और काल्पनिक बताइए, तो सिर्फ आपकी एक ही संज्ञा। अगर फाइनली पूछे कि वस्तु या धर्म के आधार पर संज्ञा 2 होती हैं, एक वस्तु के आधार पर, ये वाला अगर हम कर देंगे ये वस्तु के आधार पर, इधर वाली संज्ञाएं किस आधार पर बच्चों? धर्म के आधार पर। ठीक, वस्तु और धर्म के आधार पर संज्ञाएं हो गई। अब वो पूछ लेगा कि वस्तु के आधार पर जो संज्ञाएं हैं इनकी संख्या कितनी है। तो उनकी संख्या में बच्चों अगर जब हम लोग जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये वस्तु वाली है, वस्तु वाले में ये चली जाएंगी 1, ये चले जाएगा 2, ये 3 और ये 4। धर्म के आधार पर बच्चों पूछ लेगा संज्ञा के टाइप कितने हैं, तो आप सिर्फ एक ही बता दोगे कि वो क्या हो जाएगा? भाववाचक।
या ऐसे पूछ लेगा कि अदृश्य संख्या बताइए तो भाववाचक, या बच्चों पूछ लेगा अमूर्त संज्ञा बताइए तो भाववाचक, या बच्चों पूछ लेगा काल्पनिक बताइए तो भाववाचक। इतनी बात आपको याद रखनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छे से हम लोग अपनी चीजों को देख रहे हैं कि अगर वस्तु के आधार पर संज्ञा की संख्या पूछे तो आप बता दोगे सर 4, 1 2 3 4। अगर धर्म के आधार पर पूछ लेगा तो आप बताओगे सिर्फ एक, नाम क्या है, भाववाचक। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, अब हमारा पहली स्लाइड में आ गया व्यक्तिवाचक। अभी हम लोगों ने जो व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पढ़ी है 5 प्रकार विद्वानों के अनुसार, मूल रूप से 3, और आपने देखा दृष्टि, अदृश्य, दृश्य, अदृश्य, इनके नाम पर 2। उनमें से पहला जो हमारी संज्ञा है, पहली जो संज्ञा है, पहली संज्ञा का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही संबोधित हो रहा है, कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसको हम एक बार परिभाषा में देख लेंगे, फिर बच्चों आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, ये आपकी परिभाषा हुई, जिस शब्द में निश्चित रूप से, ये बात याद रखिएगा, निश्चित रूप से किसी एक ही विषय, वस्तु, व्यक्ति, स्थान को निश्चित करके बताया जाए। निश्चित का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल तरीके से हम टारगेट कर लें किसी को। ठीक है बच्चों, किसी को टारगेट कर लें। जैसे कई बार आप निशाना लगा देते ना कि तुम ही वो व्यक्ति हो जो मेरे जीवन का आधार हो। जहां निश्चित रूप से टारगेट बना लेंगे, लक्ष्य बना लेंगे, एम बना लेंगे, उद्देश्य बना लेंगे निश्चित रूप से। जैसे कई बार छोटे बच्चे करते हैं, नहीं हमारी जिद है कि हमको यही चाहिए तो यही चाहिए। अब समझ लीजिए वो निश्चित है, बिल्कुल डन है। तो वही बात कही जा रही कि जिस शब्द में किसी निश्चित रूप से, याद रखिएगा एक एक शब्द, निश्चित रूप से एक ही विषय वस्तु या एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान को टारगेट कर लिया जाए या निश्चित करके बताया जाए या बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छी बात और है, इधर देख लीजिए, और पहचान करने के लिए भी एक बार और देख लेंगे आप लोग। इतनी बात तो समझ में आई है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम बिल्कुल टारगेट करेंगे। वही बात बच्चों यहाँ नोट्स में लिख दिया गया, विशेष पहचान। इसको हम मार्क कर देंगे ताकि आपको नोट्स बनाते हुए दिक्कत ना हो, असावधानी ना हो। इसमें लिखा है, इसमें किसी लक्ष्य, याद रखिएगा, किसी को लक्ष्य, इसमें किसी को लक्ष्य बनाकर या टारगेट करके संज्ञा बताई जाती है। जहां पर निश्चित रूप से टारगेट करके बताया जाएगा वो व्यक्तिवाचक रहेगा। ये निश्चित और टारगेट बार बार शब्द जो संबोधित किए जा रहे हैं वो बच्चों इसलिए, जब आप व्यक्तिवाचक संज्ञा से आगे बढ़ के जातिवाचक समझेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अच्छा इसके पीछे ये लॉजिक था। एक एक करके देखते हैं, तो यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे हम बच्चों को बच्चों टारगेट करते हैं, आपको कहा जाता है कि चलिए ठीक है आप बताइए रमेश, ठीक है मुकेश आप बताइए, सुधा आप बताइए। तो जब ये कर रहे हो तो टारगेट आपने किया, निश्चित रूप से बताया कि ये चाहिए, इनसे उत्तर चाहिए, तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जहां पर हम कहते कोई बता दे तो निश्चित संज्ञा कहां हुई, अनिश्चित संज्ञा हो गई, अनिश्चित सर्वनाम हो गया। ऐसी बातें आपके लिए ये बताई जा रही, टारगेट करेंगे। ठीक, जैसे अगर पूछा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन, तो आप निश्चित रूप से एक ही नाम तो बताएंगे। जो एक ही नाम बताएंगे वो आपने टारगेट किया किसी एक संज्ञा को। जब एक संज्ञा को टारगेट करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। कंफर्म बच्चों, एक एक करके नाम लिखे जाते हैं। कहीं भी संस्था में रोल नंबर भी आता है तो नाम के हिसाब से आता है, व्यक्ति को टारगेट किया जाता है। जो सफल होता है या जो सफलता नहीं मिल पाती है तो निश्चित रूप से टारगेटेड काम हो रहा है, टारगेटेड संज्ञा बताई जा रही है। इतनी बात आपको पकड़ के चलनी है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे स्मृति बिंदु, स्मृति बिंदु क्या है कि इसको हम कैसे समझेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। यानी अब हम यहाँ क्या जानने जा रहे हैं बच्चों, हम यहां से पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषताएं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसकी सबसे ज्यादा खूबी, सबसे ज्यादा विशेषता क्या है। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा विद्वान है, पढ़ा लिखा है, या कह लीजिए उसको ज्ञान देने वाले लोग बहुत हैं, या कह लीजिए उसका दिमाग थोड़ा सा खुरापाती है। वो आपको फंसा फंसा करके, उलझा उलझा करके, दौड़ा दौड़ा करके, ठीक, दिमाग खराब करा करा करके जब तक उत्तर गलत नहीं करा लेगा तब तक वो मुस्कुराएगा नहीं।
जैसे लगता है कि बच्चे फंस गए होंगे, अब उसको आनंद आएगा। तो सवाल कैसे बच्चों बनाएगा वो? सवाल बनाएगा कि इनमें से ये वाली विशेषता किस संज्ञा की है। तो अगर वो विशेषता आपको नहीं पता होगा, जैसे करेले का स्वाद बच्चों कैसा होता है? कड़वा। तो कड़वा का स्वाद पता है तभी बता पाओगे कि हाँ करेले का स्वाद कड़वा, मिठाई का स्वाद मीठा। ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा का स्वाद क्या है, वो स्वाद चखाने का प्रयास करेगा एग्जामिनर। तो देखते हैं वो स्वाद क्या है। पहला पॉइंट बच्चों क्या है कि लिखा है इनकी संख्या अनंत है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, फिर से अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इनकी संख्या अनंत है। अनंत का मतलब बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को सीमित नहीं किया जा सकता। जैसे बच्चों अगर हम यहाँ किसी महिला, किसी लड़की का नाम ले लें, मान के लिए हमने नाम ले लिया है सीता, तो क्या सीता इस संसार में एक ही सीता है? युगों युगों से सीताओं के नाम चले आ रहे हैं, माता सीता के नाम पर हजारों लाखों नाम ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम क्या है? सीता। ठीक है बच्चों, आगे इसी तरीके से अगर हमने दूसरा नाम ले लिया, हमने दूसरा नाम ले लिया राधा, तो क्या पूरे भारत वर्ष में 140 करोड़ की आबादी से भी जो ज्यादा संख्या है, जनसंख्या में से क्या राधा एक ही है? हजारों लाखों करोड़ों राधा हो सकती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कैसी है? अनंत है, इनफाइनाइट है। एग्जामिनर पूछ लेगा, 4 विकल्प देगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूह, ऐसे, और पूछेगा इनमें से किस संज्ञा की विशेषता ये है कि जो जो अनंत है, इनफाइनाइट। तो अगर आपको एक एक शब्द नहीं याद है तो आप गलती करके आने वाले हो, तय मान लीजिए। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा पॉइंट लिखा है जैसे एक ही नाम के लाखों व्यक्ति हो सकते हैं। ये लाइन इसलिए लिखाई गई क्योंकि इसके बाद में कई सारे लोग नोट्स बनाने वाले हैं, बढ़िया सा रिटन नोट बनाएंगे, तो ये बात बहुत मोटे मोटे बोल्ड अक्षरों में लिखेंगे कि अनंत है। कैसे अनंत है ये हमने समझा दिया कि इनके नामों की संख्या लाखों व्यक्ति हो सकते हैं इनके नाम के। दूसरा पॉइंट बच्चों देखेंगे, जैसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे? इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन, जैसे बच्चों इनमें परिवर्तन, जैसे आगे आपको समझाने के लिए कि बड़े होने पर बच्चों के नाम बदल दिए जाते हैं या सरकारें शहरों के नाम बदल देती हैं। याद रखेंगे कि एग्जामिनर पूछ लेगा कि किस संज्ञा के नामों में, संज्ञा के नाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप बताओगे व्यक्तिवाचक। कैसे? जैसे ये दूसरे नंबर का पॉइंट है याद रखने वाला, इन्होंने बताया है कि इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। पहली बात, जैसे बड़े होने पर बच्चों के नाम, जैसे आप बचपन में देखते हैं बच्चियों के, लड़कियों के, लड़कों के नाम होगा रिंकिया, पिंकिया, है ना। बड़े हो जाएंगे तो उनके इतने अट्रैक्टिव नाम हो जाएंगे कि आप मुस्कुराते रहेंगे कई दिनों तक। कंफर्म है? ठीक इसी तरीके से बॉयज के भी नाम होंगे जबुला और पता नहीं क्या क्या, लेकिन जैसे ही वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका नाम बहुत ही बेहतरीन नाम लोग रख देते हैं, बहुत अच्छा नाम रख देते हैं। तो ये वाली बात याद रखिएगा कि जैसे बच्चों के चुन्नू मुन्नू, है ना, ये सब नाम है। जैसे ही बच्चे बड़े हुए, स्कूलिंग शुरू हुई और उनके नामों में क्या कर दिया? परिवर्तन। तो ये परिवर्तन किस संज्ञा में हो रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे इन्होंने लिखा कि सरकारें, देख लीजिए भैया, सरकारें जैसे शहरों के नाम बदल देती, जैसे इलाहाबाद का नाम अभी आप जान लो चेंज हुआ और वो बदल करके क्या हो गया है? प्रयागराज। तो किस संज्ञा में हम नाम बदलने की प्रथा को मान लेते हैं? तो आप बता दोगे सर नाम बदलने वाली प्रथाएं, बच्चों के नाम, सरकारों के नाम, शहरों के नाम, ये हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में दिखाई पड़ते हैं। आगे बच्चों चलेंगे, तीसरा है, ये पहला पॉइंट बच्चों यहाँ पे हो गया है, एक बार रफ कर दें आपके समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि इनका जीवन निश्चित अवधि तक सीमित होता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का जो समय है वो निश्चित होगा, एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित समय काल के बाद ये संज्ञाएं अपने आप को खोती हुई नजर आती हैं, उनका अस्तित्व, उनका वजूद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता नजर आएगा। जैसे समझाने के लिए, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे तो यहां पर क्या लिखा है, जैसे कोई अमुक व्यक्ति मात्र 80 वर्ष तक ही जीवन जिया, मान के लिए जैसे हम हैं, आप हैं, सारे लोग, तो ऐसा तो है नहीं कि युग बीते जाएंगे, 10 20 50 करोड़ हम लोगों का शरीर रहेगा, शरीर जाएगा, नाम चला जाएगा,
नाम की पहचान चली जाएगी। तो वही बच्चों बात हो रही कि कोई अमुक व्यक्ति मात्र 80 वर्ष तक जीवन जिया, उस समय तक वह अपने नाम की संज्ञा को जीवित रख पाता है, फिर धीरे धीरे वह अपना अस्तित्व खो देता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपके जानने में तमाम या बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके बचपने में तो जीवित होंगे, लेकिन जब आप यंग हुए, 22 के हुए, 23 के हुए, 25 के हुए, है ना, 35 के हुए, तो लगभग वो अपना समय काल पूरा करके चले गए, और अगली बार जब आप 80-90 के पहुंचेंगे तो लोग उनका नाम तक भूल गए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है कि एक सीमित दायरे के लिए, सीमित समय के लिए आपको दिखाई देती है। तो सवाल पूछ लेगा कौन सी संज्ञा सीमित है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक, जब दोनों पढ़ लेंगे तब आपको बिल्कुल तस्वीर साफ आईने के तरीके से हो जाएगी कि अच्छा सारा खेल ऐसे ऐसे ऐसे। अभी आप एक एक नियम पढ़ते चलिए। ठीक है बच्चों, तो यहां तक समझ में आई होगी। आगे लिखा है ये संज्ञाएं सीमित अर्थ धारण करती हैं। ठीक है बच्चों, सीमित अर्थ धारण करते हैं, ये आपका चौथा पॉइंट था। एक मिनट, हाँ ये आपका तीसरा, और ये बच्चों आपका कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, कि ये संज्ञाएं सीमित अर्थ धारण करते हैं। सीमित अर्थ क्या होता है देख लेते हैं। जैसे ये लिखा है गंगा, गंगा कहने पर हम मात्र एक नदी गंगा के विषय में ही जान पाते हैं, जबकि गंगा की जगह यदि हम नदी कह देते, देख लीजिए बच्चों, एक्सप्लेन कर दिया गया है, यदि हम नदी कह देते तो उसमें बहुत सी नदियां आकर उसके विस्तार को और बड़ा कर देती। कहने का मतलब बच्चों ये है, ये तो आप देख ही रहे होंगे, सीधी सी बात ये है कि ये कह रहे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए, ये परिभाषा दी गई है, इन्होंने ये बात करी है कि ये नाम को सीमित अर्थ धारण करते हैं। अगर ये कह रहे हैं कि अगर हम गंगा जो लिखा है आपका, गंगा की जगह पे नदी कह देते तो नदी से कंफर्म नहीं हो पाता कि कौन नदी, कितनी नदी, गंगा, कावेरी, यमुना, ताप्ती, कोसी, ठीक है, नर्मदा, है ना, लूनी, कृष्णा, बहुत सारी नदियां, सतलज, दामोदर, रावी, हजारों नदियां हो जाती। और जब हजारों नदियां हो जाती तो उसका विस्तार ये बड़ा हो जाता, इतना सारा नाम हो जाता। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं तो हम एक तरीके से उसको क्या कर रहे होते हैं, सीमित कर देंगे। जैसे हमने पहले ही बता रखा है, टारगेट जहां करोगे वो सीमित हो जाएगी। तो ये गुण आपको याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में चौथा पॉइंट आपने क्या जाना कि ये अर्थ को सीमित दायरे में कर देती हैं। ये भी बात आप याद रखेंगे। आगे बच्चों चलते हैं। अगला है कि अब ये अगला पॉइंट कि व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने का सबसे आसान तरीका। मान लो आपने परिभाषा पढ़ ली, सो गुड, आपने उसके प्रकार पढ़ लिए, और उत्तम, लेकिन अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई हम पहचानेंगे कैसे। कोई नया स्टूडेंट है, नया बच्चा है, कह रहा है सर हमको बुद्धि ही नहीं लगानी, बस हमको दिखाओ, परोस दो। अब ये नियम जो है ये परोसने वाले नियम है, आप याद रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप कैसे पहचान पाएंगे। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचान पाएंगे, कुछ हमारे बेसिक नियम होते हैं, उन बेसिक नियम्स को बच्चों देख लेंगे। तो नियम नंबर हमारा क्या है, एक बार देख लीजिए पूरी स्लाइड आप लोग अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए और फिर आप पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपने देख लिया होगा। चलिए पढ़ते हैं नियम नंबर 1। काहे के नियम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के नियम, है ना। देखते हैं, पहला नियम है कि सभी व्यक्तियों के नाम, सभी व्यक्तियों के नाम, यानी इस संसार में कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उसका नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये पहला नियम है। कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन वो बहुत रेयर, वो जब आएंगे आपको बताए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला, सभी व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है। जैसे व्यक्तियों के नाम क्या हो सकते हैं, राधा हो सकती हैं, ठीक है बच्चों, और राधा के अलावा कौन हो सकते हैं, आप देखेंगे ये क्या हो गए, मोहन हो सकते हैं, गौरव हो सकते हैं। तो संसार में किसी भी व्यक्ति का अगर नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दूसरा नियम हमारा है सभी दिशाओं के नाम, याद रखिएगा, ऑल द दिशाएं, मतलब जितनी भी दिशाएं हैं सबके नाम। जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, याद रखेंगे सभी व्यक्तियों के नाम, सभी दिशाओं के नाम। आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे, तीसरा नियम हमारा कहता है सभी देशों के नाम, याद रखिएगा, ऑल द कंट्रीज नेम, सभी देशों के नाम।
संसार में कोई भी देश आ जाए और आपको टिक लगाना हो तो आप संज्ञा लगा दोगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा कि बहुत एक्सेप्शनल अगर कोई चीज होगी तो होगी, नहीं तो आराम से आपके हो जाएंगे। वो जो होगी वो अभी एमसीक्यू चलेगा तो वहां सॉल्व करेंगे। तो यहां बच्चों देखेंगे, जैसे भारत, जैसे नेपाल, जैसे भूटान। अगला बच्चों नियम हमारा है कि सभी समुद्रों के नाम, जितने भी संसार में समुद्र हैं, सी हैं, सागर हैं, उनके जो नाम होंगे वो भी आपके किस प्रकार की संज्ञा के तहत अंतर्गत आएंगे? आप कह दोगे सर वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आएंगे। जैसे हिंद महासागर, जैसे अरब सागर, जैसे प्रशांत महासागर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों हमारा क्या कहलाता है कि सभी नदियों के नाम, सभी नदियों के, अगर सिर्फ नदी दे देगा तो जातिवाचक लगा दोगे, लेकिन अगर उस नदी का टारगेट करके नाम दिया है तो फिर वो आपका व्यक्तिवाचक होगा। याद रखिएगा, जैसे इन्होंने कहा सभी नदियों में गंगा नदी, सभी नदियों में यमुना नदी, सभी नदियों में बच्चों कोशी नदी, आप याद रखेंगे। आगे इन्होंने दिया सभी पर्वतों के नाम, ऑल द माउंटेन्स, सभी पर्वतों के नाम, जैसे केटू पर्वत, जैसे नंदा देवी पर्वत। तो चोटी जो है नंदा पर्वत की, उसको हमने कंफर्म किया कि बस इतना पार्ट। तो जिस चीज को कंफर्म कर दोगे तो शुरू से एक बार और देखेंगे कि सभी व्यक्तियों के नाम, सभी दिशाओं के नाम, सभी देशों के नाम, सभी समुद्रों के नाम, सभी नदियों के नाम, सभी पर्वतों के नाम। यहां तक बात आपने देखी। आगे बच्चों, सभी नगरों के नाम, नगर जैसे कोई शहर होते हैं, कोई जिले होते हैं, अगर उनका कोई पर्टिकुलर नाम, जैसे आप अपनी परीक्षा देने के लिए अलग अलग सेंटरों पर जाते हैं तो ऐसे ही थोड़ी चल देते होंगे भैया टिकट कराए जहां मन आए वहां उतार दो, ऐसा तो नहीं होता है। होता वहां पर बच्चों क्या है कि आप पर्टिकुलर एक जगह का टिकट कटाते हो कि भाई हमारा सेंटर इटावा, भाई हमारा सेंटर कहां पर लखीमपुर खीरी, हमारा सेंटर सर कहां कानपुर, हमारा सेंटर कहां वाराणसी, हमारा सेंटर कहां भैया सर हरदोई। तो वो पार्टिकुलर जब उसका नाम दे देगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे बच्चों इन्होंने नाम दिए वाराणसी, इन्होंने नाम दिया बच्चों लखनऊ, इन्होंने नाम दिया बच्चों कानपुर। अगला नियम देखते हैं कि विशेष सड़कों के नाम, ऑल द रोड्स। आपने देखा होगा कि हर शहर में कुछ प्राचीन कुछ नई सड़कों के नाम आपको मिल जाएंगे। दिल्ली चले जाइए, लखनऊ, कहीं भी चले जाइए, हर एक सड़क का एक पर्टिकुलर नाम होगा, एक रास्ते का नाम। गांवों के इवन खंजा तक भी होते हैं, उसके भी लोग नाम रख देते हैं कि ये चक्रोट यहां तक जाएगा, ये वाला वहां तक उनके खेत तक जाएगा। तो ऐसी बात हो जाएगी तो आप याद रखोगे। जैसे जैसे इन्होंने कहा अशोक मार्ग, कौन सा मार्ग बच्चों? अशोक। जैसे लखनऊ में कालिदास मार्ग, जिस मार्ग पर उत्तर प्रदेश के जो भी निर्वाचित उत्तर प्रदेश के सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री जी, उनका जो आवास है कालिदास मार्ग पर है। तो आप याद रखोगे कि जैसे अशोक मार्ग, जैसे कालिदास मार्ग। आगे बच्चों चलेंगे कि पुस्तकों के नाम, पुस्तकों के नाम बच्चों क्या होता है? जैसे गीता, जैसे रामायण, जैसे रामचरितमानस। इन पुस्तकों के नाम, अगर कोई धार्मिक पुस्तकों के नाम हो या कोई भी बड़ी बढ़िया अच्छी किताब का नाम हो, पुस्तक का नाम हो, तो वो आपका किसमें चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे बच्चों देखते हैं 10वां नियम हमारा क्या है कि समाचार पत्रों के नाम। आप देखते हैं कि बहुत सारे समाचार पत्र, दैनिक जागरण, अमर उजाला, है ना, द हिंदू, द टाइम्स, हजारों समाचार पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं। और जब खाली समाचार दे देगा बच्चों, याद रखिएगा, अगर सिर्फ वो एग्जामिनर आपको दे देता है समाचार तो आप व्यक्तिवाचक नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो नियम अभी आप आगे पढ़ेंगे। क्योंकि समाचार पता नहीं कौन सा, टारगेट तो किया नहीं, लेकिन इसी में टारगेट कर दे कि हम वो समाचार पढ़ते हैं जिसका नाम अमर उजाला है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये उज्ज्वला लिख गया, अगर उजाला की बात कर दें, ये उजाला, या आपका द हिंदू की बात कर दें, द हिंदू की बात कर दें बच्चों, ठीक है, या आपका द टाइम्स की बात कर दें, ठीक, तो इस तरीके से जब बात करेंगे तब हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमने पहले सिखा रखा है आपको कि टारगेट निश्चित होना चाहिए। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे इसी तरीके से। अगला हमारा क्या हो जाएगा कि सभी प्रकार के ऐतिहासिक युद्धों के नाम। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में हजारों युद्ध हुए, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदावर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध,
हाइडे स्पीच का युद्ध, वितिस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध, बहुत सारे युद्ध, दशरात का युद्ध, हजारों बच्चों हमने युद्ध पढ़े। ठीक है, एक तरफ से युद्धों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, तो उन्हीं युद्धों में अगर कोई ऐतिहासिक युद्ध है और युद्ध को हमने टारगेट किया, युद्ध का नाम लिया, तो वो भी हमारा किस संज्ञा में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा? हल्दी घाटी का युद्ध। जैसे बच्चों क्या हो जाएगा? पानीपत का युद्ध, है ना बच्चों। आगे नीचे बच्चों लिखा है कि विशेष घटनाओं के नाम, जैसे आगे की स्लाइड में बच्चों दिख जाएगा, वो स्लाइड बच्चों रहेगी नीचे, आप याद रखेंगे कि विशेष घटनाओं के नाम, जैसे विशेष घटनाओं के नाम या विशेष दिनों के नाम, जैसे दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। विशेष महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि वहां भी टारगेट करते हैं। तो इतनी स्लाइड आपने देखी है और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार एक पाउज लेंगे, आप लोग इसको देख लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं, है ना बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ी है परिभाषा। परिभाषा का मतलब संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी सुनाई पड़ता है और देखने सुनने वाले भाव को जो भी हमने नाम दिया, वो हमारी संज्ञा। और अंग्रेजी के आधार पर संज्ञाओं के प्रकार हैं 5। आपने पढ़ा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इस प्रकार से आपने 5 संज्ञाएं देखी। फिर आगे हो गए बच्चों मूल रूप से कितनी संज्ञाएं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर बच्चों आपने देखी कि दृश्य अदृश्य के आधार पर, मूर्त अमूर्त के आधार पर, कल्पना के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर। संज्ञाओं के 2 क्लासिफिकेशन हैं, 2 प्रकार हैं। पहला हो जाएगा वस्तु के आधार पर, दूसरा हो जाएगा धर्म के आधार पर। वस्तु के आधार पर जब देखोगे तो 4 संज्ञाएं दिखाई देंगी। बस याद करने का तरीका है कि 5वीं संज्ञा भाववाचक है, भाव जाएगी उधर धर्म की तरफ, बाकी चारों चले जाएंगे वस्तु की तरफ। ये आपने देख लिया। फिर आपने बच्चों देखा कि हम संज्ञाओं को पढ़ेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे। तो आपको ये बात बता दी गई है कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे उसके कुछ फीचर्स होंगे। फीचर्स में आपने जाना कि ये संज्ञा अनंत होती है, एक ही नाम के लाखों लोग होते हैं। फिर आपने जाना कि ये संज्ञा का समय सीमित होता है, कोई 80, 85, 90, 150 साल संज्ञा वो रहती है, फिर उस नाम का व्यक्ति खत्म हो जाता, काम खत्म हो जाता। फिर आपने जाना है कि और कैसे सर जानेंगे, तो उसके लिए आपको 10-11 रूल बताए गए कि पर्वत के नाम, समुद्र के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के नाम, देशों के नाम, अगर ये सब आ जाते हैं तो वो नाम आपका जो होगा वो पर्टिकुलर वो संज्ञा हो जाएगा। और वो संज्ञा कौन कहलाएगी? वो कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बच्चों हमारी दूसरी संज्ञा है, और दूसरी संज्ञा का नाम क्या है? हमारा जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत अच्छे से आपने पढ़ा। अब दूसरी संज्ञा आप क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। बच्चों ये सेकंड संज्ञा हमारी कौन सी रहेगी? जातिवाचक संज्ञा। तो एक बार पहले हम ऐसे ओरल देख लेते हैं, फिर परिभाषा में देखेंगे। इस संसार में अगर किसी संज्ञा को इस तरीके से बोला जाए कि उसका कोई नाम न दिया जाए, सीधे सीधे बोल दिया जाए और उसमें बहुत चीजें आ सकें, बहुत कुछ आ सके, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर हम पशु कह दें तो कौन सा पशु पता ही नहीं, उसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकुलर ऊंट कहेंगे तो वो व्यक्तिवाचक। इसी तरीके से अगर हम पानी कह देंगे, कौन सा पानी, कौन सा पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, बोतल का पानी, बारिश का पानी, पता ही नहीं। तो एक बार परिभाषा देखेंगे बच्चों जातिवाचक के बारे में। परिभाषा बहुत अच्छे से बच्चों देखेंगे क्या हमारी है परिभाषा। लिखा है जातिवाचक संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जहां पर एक व्यक्ति विशेष को लक्ष्य ना करके सारा खेल बच्चों और सारा ध्यान आपका यहां होना चाहिए कि किसी विशेष को लक्ष्य ना करके, इसको बच्चों देख लिया 4 बार कि हम यहां पर टारगेट नहीं करेंगे, लक्ष्य ना करके उसके समस्त समुदाय, उसके समस्त कुल, उसके समस्त वंश को हम एक ही नाम से पुकार कर संबोधित कर सकते हैं। उसका अर्थ उसके जैसे सभी प्राणियों से ले लिया जाता है। वही बात बच्चों है जो अभी आपको दिखाई गई कि हमने बात बताई कि इस पूरे संसार में हम किसी एक ही का नाम लेंगे और उसके अंदर सारे लोग आ जाएंगे। जैसे जैसे बच्चों आपसे ये कह दिया जाए कि परिवार,
जब आप परिवार कह देते हो और मान के चलिए किसी के परिवार में, किसी की फैमिली में 5 लोग, किसी के परिवार में 10 लोग, किसी के परिवार में 2 ही लोग, तो जैसे ही आपने परिवार कहा तो परिवार के अंदर सब आ गए। अब कुछ बच्चों का दिमाग चल रहा होगा, सर ये तो समूहवाचक है, सर ये तो समूहवाचक। तो ये दिमाग अभी बच्चों आपको आगे बताया जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा के ही 2 पार्ट हैं, और पहले ही बता चुके, जातिवाचक संज्ञा के अंदर, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्निहित ही व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत आपको समूहवाचक और द्रव्यवाचक दोनों संज्ञाएं मिल जाएंगी। तो एक एक करके जब पढ़ते चलेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए मेरे भाइयों कि एक बार अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो फिर आपको कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सभी चैप्टर दमदारी से पढ़ाए जाएंगे। आगे देखेंगे तो जैसे अब यहां हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे क्या लिखा है बच्चों, जैसे लिखा है पशु। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है पशु। तो पशु कहने से सभी पशु एक ही संज्ञा में आ जाते हैं। देख लीजिए, जैसे हम लोगों ने बच्चों बात करी पशु, तो यहां अगर हम आपको समझाने के लिख दें पशु, तो आपने सिर्फ एक पशु कहा। क्या पशु कहने से हमने किसी एक एनिमल, एक पशु को टारगेट किया? तो बिल्कुल भी टारगेट नहीं किया। अब पशु का मतलब पता नहीं कितने पशु। देखेंगे इधर बच्चों, तो ये आपको दिख गया एक पशु, कैट, कैट माने बिल्ली। इधर बच्चों आप देखेंगे ये दूसरा पशु, इधर देखेंगे ये तीसरा पशु, इधर देखेंगे ये चौथा पशु, इधर गाय बैल भैंस बकरी, अपने हिसाब से आप लगाते जाओ उत्तर, है ना। आगे देखेंगे ये पशु, आगे देखेंगे ये पशु। तो इतने सारे पशु सिर्फ एक ही नाम लेने से आ गए। हमने कहा पशु, हमने उनकी जाति को संबोधित किया, एक एक आदमी को नहीं किया। जैसे गांव में लोग कहते हैं तुम्हारी जात तो यह है, इसका मतलब है कि उन्होंने सबको एक ही जैसे टारगेट कर दिया। तो आप याद रखेंगे, और व्यक्ति में टारगेट एक को करेंगे। ठीक बच्चों, आगे जैसे हमने यहां पर लिख दिया बच्चों आपके समझाने के लिए पानी, वाटर। क्या लिख दिया बच्चों, पानी। अब कोई ये कहने नहीं लग जाएगा कि सर पानी तो द्रव्यवाचक होता है, तो आप यहां क्यों बता रहे हैं। ऐसी बातें बच्चों आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पानी की जब बात हो रही है यहां पर, किसकी बात बच्चों हम लोग कर रहे हैं, पानी की बात। तो जब आप पानी की बात कर रहे हो तो जातिवाचक संज्ञा के भीतर ही, जातिवाचक संज्ञा के भीतर ही द्रव्यवाचक और समूहवाचक आते हैं। वो और आगे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। आगे बच्चों देखोगे पानी में क्या आ गया, देखिए इधर ये कुआं का पानी हो सकता है, ये आपने देखा नदी का पानी हो सकता है, ये आपने देखा हैंडपंप का पानी हो सकता है, और ये आपने देखा नल का पानी हो सकता है, ये आपने देखा समुद्र का पानी, ये आपने देखा झील का पानी। ठीक है बच्चों, तो कंफर्म नहीं कि आपने पानी कहा तो कौन कौन सा पानी, कहां कहां का पानी। इसलिए पानी आपका जातिवाचक संज्ञा है, और अगर दोनों विकल्प आ जाएंगे तो भी जातिवाचक को कंसीडर किया जाएगा, माना जाएगा। लेकिन जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो आप द्रव्यवाचक टिक करोगे। वो आगे की बातें आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद है पूरी परिभाषा आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा हो जाता है कि स्मरणीय तथ्य, जिनको आप जीवन भर नहीं भूलेंगे उसको कहा जाता है स्मरणीय। जैसे बच्चों लिखा है जातिवाचक संज्ञा में ही समूहवाचक संज्ञा। देखिए मिल गई ये बात, वही जातिवाचक संज्ञा के भीतर ही हमें क्या मिल जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। आप याद रखेंगे। और क्या लिखा है, तथा द्रव्यवाचक संज्ञा दोनों समाहित होती हैं। ये कहीं पर आप अपनी अच्छी सी डायरी ले लीजिए, अच्छी सी चमकती वाली, बहुत बेहतरीन वाली, जो आपको आकर्षित करते रहे, और उस पर आप नोट बना लीजिए कि जातिवाचक संज्ञा के भीतर ही आपको कौन सी संज्ञाएं दिखाई देंगी, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब चलते हैं आगे। आगे लिखा है नियम नंबर 1 बच्चों, लिखा है जातिवाचक संज्ञा नित्य है और यह शाश्वत है। तो जैसे हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा जानी थी कि ये अनंत है, ऐसे यहां देखोगे कि जातिवाचक संज्ञा नित्य है और शाश्वत है। जैसे बच्चों ये भी आगे क्या बताएंगे, लेकिन स्लाइड से ही चलो बता देते हैं आपको। आप देखेंगे कि जैसे किसी व्यक्ति के निधन हो जाने से सिर्फ उस व्यक्ति का निधन माना जाएगा, ना कि उसकी समस्त जाति का। क्या बच्चों समझ में आया। इन्होंने ये बात करी है, ये बात कही है कि अगर पार्टिकुलर कोई एक व्यक्ति के नाम की संज्ञा खत्म होती है तो उसी व्यक्ति का समापन माना जाएगा, निधन माना जाएगा, ना कि उसकी जाति का। जैसे आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, कहीं भी अगर किसी एक व्यक्ति का निधन हो जाएगा
तो क्या ये मान लिया जाए कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सारे मर गए, सबका निधन हो गया, सबका देहावसान हो गया? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति चला जाएगा लेकिन उसकी जाति शाश्वत रहेगी, उसकी जाति समाप्त नहीं होगी। उस जात में हजारों लाखों लोग आते रहेंगे और लाखों लोग जाते रहेंगे। तो जो नहीं जाएगा वही शाश्वत संज्ञा है, और उसी संज्ञा को बच्चों हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। पहला नियम याद रखेंगे, एग्जामिनर आपसे बहुत सुकून से पूछेगा कि ऐसी कौन सी संज्ञा है जो शाश्वत है, ऐसी कौन सी संज्ञा है जो पूरी तरीके से नित्य है, नूतन है, बनी रहती है, समाप्त नहीं होती है। तो आप बता दोगे वो संज्ञा है हमारी जातिवाचक। पहला नियम। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं दूसरा नियम। लिखा है जातिवाचक संज्ञाओं की संख्या सीमित है। वहां क्या था? इनफाइनाइट था। यहां जातिवाचक की संज्ञा सीमित है। सीमित का मतलब है बच्चों, जैसे हमने पशु कहा तो पार्टिकुलर उसी पशु में सारे और सभी पशु आ गए। जैसे हमने मनुष्य कहा तो संसार के जितने भी मनुष्य हैं वो सबके सब मनुष्य उसी में आ गए। अब हमको अलग जाने की जरूरत नहीं है, अलग नीड नहीं है पशु कहने की। तो इसका मतलब है कि सीमित हो गई। हमने सिर्फ बच्चों देखो कितना नाम लिया। अगर हमने ये सिर्फ नाम लिया पशु, तो इसका मतलब है क्या हमको 10 लाख पशुओं के नाम लेने की जरूरत है? नहीं। इसलिए हमने कहा इनकी संख्या सीमित। एक नाम के अंदर लाख पशु आ गए। एक पशु के अंदर कितने बच्चों आ जाएंगे? लाख, 10 लाख पशु। फिर हमने कहा मनुष्य, तो एक मनुष्य के अंदर बच्चों क्या? राधा, सुमन, मुकेश, जितने भी आपने नाम बताए अभी, गौरव, सब। तो क्या ये सभी नाम एक मनुष्यता के अंदर, मनुष्य के अंदर नहीं आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। इसलिए बच्चों हमने बात बताई कि इनकी संख्या क्या होती है? सीमित होती है। एग्जामिनर क्या पूछेगा? जैसे बच्चों हमने नदी लिख दिया, अब नदी कहने से क्या हमको 1000 नदियों के नाम लेने पड़ेंगे? नहीं। जितनी भी नदियां हैं, गंगा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, है ना, शारदा, घाघरा, सरयू, गंडक, कोशी, वो सभी नदियां इसी में आ जाएंगी। तो आप याद रखोगे कि इनकी संख्या क्या होती है? सीमित। नियम नंबर 2। नियम बच्चों आगे देखेंगे। जैसे हाँ इन्होंने कहा जैसे इंसान, ये नोट्स बनाने के लिए बच्चों है कि आप लोग उसको नोट्स बना लेंगे। लिखा है जैसे इंसान, पशु, नदी, पर्वत मात्र कह देने से उसके भीतर यानी उसके अंदर उससे संबंधित लोग आ जाते हैं, और जातियां सीमित हैं पर उसमें लोग बहुत हैं। जातियां क्या है? सीमित है। पशु की जात सीमित है, 10, 20, 50 नाम बताओगे, सारी जनसंख्या उसके अंदर। कंफर्म है बच्चों? तो ये नोट्स के लिए बहुत अच्छा है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2। आगे बच्चों देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के पहचानने के कुछ नियम। ठीक है, जैसे हमने पहले आप लोगों से बता रखी थी बात कि जातिवाचक संज्ञा के पहचानने के क्या हैं? कुछ नियम। जैसे हमने बताई थी व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानने के कुछ नियम, ऐसे ही जातिवाचक को कैसे पहचानेंगे? जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमको परोस के ही चाहिए, हमारे पास इतनी भी क्षमता अब नहीं बची है कि हम पढ़ें। इतना प्रमाद, इतना आलस्य, इतनी अकर्मण्यता उनके अंदर भर जाती है कि उनको लगता है कि नहीं सर अब तो बस हमको परोस के चम्मच में खिला दीजिए बस। तो वो वाले नियम आप देखोगे बच्चों। पहला नियम कहता है कि संबंधियों के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। संबंधियों के नाम, रिलेटिव के नाम, रिलेशन के नाम जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बच्चों क्या हो जाएगा? बहन या भाई, भाई या बहन। हमने जब बहन कह दिया तो क्या हमने टारगेट किया? नहीं। कौन सी बहन? एक एक इंसान के हो सकता है 2-2, 4-4 बहनें हो, इतना प्यार हो आपस में। तो जब बहन कहा तो कंफर्म नहीं कौन वाली बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, बीच वाली बहन, पता ही नहीं। अगर पता होता तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाता। जैसे बच्चों हमने कहा भाई, कौन सा भाई और भाई का क्या नाम है हमको पता ही नहीं। भाई छोटे भाई का नाम रमेश, मुकेश, सुरेश कुछ भी हो सकता है। तो जब नाम ही नहीं लिया गया तो व्यक्तिवाचक ना होकर के जातिवाचक। नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 बच्चों आपको दिखाई पड़ेगा, लिखा है पदों के नाम। पद कौन? जैसे मंत्री का पद और जैसे प्रोफेसर का पद। पद में उन्होंने पद कहा, लेकिन मंत्री कौन सा मंत्री? कपड़ा मंत्री, राजस्व मंत्री, कंफर्म बच्चों, कोयला मंत्री, ठीक है, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, क्या ऐसा कुछ लिखा उसने? ऐसा अगर लिख देता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। आपने कहा प्रोफेसर, कौन सा प्रोफेसर? विज्ञान के प्रोफेसर, हिंदी के प्रोफेसर, ठीक है, गणित के प्रोफेसर, किस हिस्ट्री के प्रोफेसर, ज्योग्राफी के प्रोफेसर, किसके प्रोफेसर? अगर वो व्यक्ति को टारगेट नहीं करता
तो वो जातिवाचक। अब आपको समझ में आ रही होगी कि सबसे पहले जहां से चैप्टर स्टार्ट हुआ वहां पर आपको ये बात क्यों बताई गई कि टारगेट और अनटारगेट। अब आपको बात समझ में आई होगी बच्चों। आगे चलते हैं, नियम नंबर तीसरा हमारा, व्यवसायों के नाम, प्रोफेशनल के नाम। जैसे उन्होंने कहा जुलाहा, जुलाहा एक जाति है। जितने भी लोग कपड़े का काम करते होंगे, बुनकरी का काम करते होंगे, जैसे हिंदी साहित्य में आपने पढ़ा कबीरदास, तो जितने भी लोग होंगे वो सब जुलाहा की कैटेगरी में। और गांवों में तो ऐसी बात ही चलती है कि ये यादव जी हैं, ठीक, ये पाल जी हैं, ये मौर्य जी हैं, ये गुप्ता जी हैं। तो जब ऐसा कह देते हैं तो फाइनली हम जानना ये चाहते हैं कि प्रोफेशन, तो वो प्रोफेशन जुलाहा, जैसे चरवाहा। तो जितने भी लोग गाय भैंस बकरी ऊंट जो भी चराते हैं, जो भी पशुओं को पालते हैं, वो सब चरवाहा की जात में कैटेगरी में रख दिए जाएंगे। तो ये नियम आपको तीसरा हो गया। आगे इसी में देखो ठग भी दे रखा है, देखो कितना खूबसूरत है नाम, ठग। ठगों की भी एक जात होती है। तो लोग कहते हैं भाई चोर चोर कैसे भाई, मौसेरे भाई। आगे बच्चों चलते हैं, पशुओं के नाम। आप देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके नाम, जैसे गाय, जैसे भैंस। अब आप बहुत सारे लोग अभी विवाद करेंगे कि सर गाय है तो व्यक्तिवाचक है, कि गाय तो मतलब गाय। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अभी कृषि का वीडियो लेकर के बच्चों आएंगे हम, उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती में एक टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। तो गाय की वहां पर आपको प्रजातियां पढ़ाई जाएंगी कि साहीवाल गाय है, ठीक है, या देसी गाय है, या जिसको आप कहते हैं अंबरसरी गाय, ठीक है, जर्सी गाय, कौन सी गाय कंफर्म नहीं। इसी तरीके से जब आप भैंस की भैया बात करोगे, तो भैंस कौन सी भैंस, मुर्रा भैंस, पंजाबी भैंस, ठीक है, भदावरी भैंस, ठीक, ये आपको कंफर्म, जाफरानी भैंस, कोई कंफर्म ही नहीं कौन सी भैंस। तो ऐसे आप करोगे। और मान लीजिए कि जब इतना डीप बनेगा सवाल पेपर में, तब आपको लगेगा कि हाँ भैया अब हमने सही जगह से तैयारी करी है। आगे बच्चों देखेंगे वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम बच्चों क्या हो जाएंगे, जैसे पुस्तक, जैसे कलम, ठीक है, इसको कलम कर लेंगे, जैसे पुस्तक जैसे कलम, ठीक, वस्तुओं के नाम। अब पुस्तक कौन सी पुस्तक भैया, पुस्तक गीता है, पुस्तक बाइबिल है, पुस्तक जातक कथाएं हैं, पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब है। हजारों धर्म, हजारों पुस्तकें, हजारों राइटर, लाखों पुस्तकें। तो आप ये याद रखोगे कौन सी पुस्तक पता नहीं, कलम, कौन सा कलम। अभी आप देख रहे हैं कि ये कलम अलग तरीके से डिजिटल बोर्ड पे काम करता है, कॉपी वाला कलम अलग काम करता है, कौन सा कलम, और सबके कलम की वैरायटी अलग, सबके नाम अलग। तो ये कंफर्मेशन ही नहीं है। आगे बच्चों चलेंगे, प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे तूफान, वर्षा। तूफान के नाम आप देखते हैं कौन सा, कभी हुदहुद तूफान, कभी उसको कुछ और नाम दे देते हैं। कई बार काली आंधी, पीली आंधी, नीली आंधी, सफेद आंधी, खूब आपने सुन रखा होगा। तो जब तक पार्टिकुलर तूफान का नाम नहीं देते हैं तब तक वो जातिवाचक। लेकिन अगर हम उसको कह दें नाम, जैसे अभी ताइवान में आया, जापान में आया, ऐसे जो भी नाम, जब नाम पर्टिकुलर बच्चों दे दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक, और नाम नहीं देंगे तो जातिवाचक। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है भाववाचक संज्ञा। इसको बच्चों हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। उम्मीद है आप लोग फिर से जुड़ेंगे, फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।